मैं संदीप भाई इसलिए आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। एक आदमी की और मुझे याद आ रही है, उनका नाम है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति साहब वो व्यक्ति हैं जो कई बार अपनी कंपनी छोड़ते हैं और बार बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अब मैं इससे कोई काम नहीं, और इतना लालच होता है कि फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, इतनी बेईमानी करते हैं। अपने सारे साथियों को जिनके साथ उन्होंने इन्फोसिस शुरू की थी, सबको बिठा के कहते हैं कि नहीं, अब सब लोग कंपनी छोड़ देंगे, सब लोग बाहर निकलेंगे, हम लोग से कोई मतलब नहीं। हम लोग उन सबको बाहर कर देते हैं, खुद अंदर आ जाते हैं। नंबर एक। नंबर दो, उनकी पत्नी जो है वो एक हर एक बार एक नई नई स्टोरी, बच्चों की कहानियां, वो शायद लगता है बाल नरेंद्र बहुत ज्यादा पढ़ती थी। वो एक स्टोरी बताती हैं कई जगह आके कि वो जब ब्रिटेन गई तो शायद वो रिक्शे से गई थी वहां, वो एक पैडल रिक्शे से। तो जब उनके जो दामाद थे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे ये कहानी बताती हैं लोगों को कि हम जब 10 डाउनिंग, तो बाहर वाले उसने पूछा कि भाई आप कौन, तो मैंने कहा कि मैं तो उनकी सास। तो उन सबको विश्वास है, फिर अंदर गए तो फिर आए। इस तरह की झूठी खबरें, मतलब एक पढ़ी लिखी महिला इस तरह की झूठी खबरें कहे तो कभी कभी अजीब सा लगता है। मैं ये बात जानबूझ के इसलिए ला रहा हूं, ये वो नारायण मूर्ति हैं जो अभी इन्होंने 2 महीना पहले बताया था कि 90 घंटा पर वीक का वीक होना चाहिए, 12.5 घंटे काम करने की बात ये भाई साहब कह रहे थे। ये वो नारायण मूर्ति हैं जिन्होंने 2013 में ये H1B वीसा की चोरी करते हुए अमेरिका में पकड़े गए, और इन्होंने सेटलमेंट किया था 34 मिलियन US डॉलर का कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस ना चलें। 34 मिलियन US डॉलर 2013 में दिया था, ये चोरी किए थे। अब दिक्कत क्या हो रही है कि अगर आपके सबसे बड़े जो इन्फोसिस हैं जो हैं वो चोरी करते हैं, तो एक दूसरा पक्ष ये भी कि अमेरिका अगर इस तरह की चीजें लगा रहा है तो क्या दिक्कत लगा रहा है। इन्होंने किया था B1 वीसा में बेच के H1B वाले काम करा रहे थे। ये एडमिटेड वो है, कोई भी इसको गूगल करके कर सकता है। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि अमेरिका के पक्ष से भी तो देखिए ना, यहां अगर एक सरकारी चोर जिसको हर जगह वो भेजा जाता है, राज्यसभा भेजा जाता है, उसकी कंपनी के लोग अगर जाके बेईमानी कर रहे हैं, अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो अपनी बेरोजगारी को इस तरह से करके एड्रेस करने की ट्रंप कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे कोई वहां पे बहुत रिएक्शन नहीं हुआ है। बाकी चीजों में ट्रंप के रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इसको वहां के लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ नौकरियां मिलेंगी। तो मैं उस दृष्टि से भी पूछ रहा हूं कि क्या अब आने वाले समय में भारतीयों के लिए अमेरिका बहुत प्रिफर्ड डेस्टिनेशन नहीं रह जाएगा? कुछ वहां मतलब अनिश्चितता है। संदीप पांडे भाई साहब जी। नमस्कार आनंद जी और सभी साथियों को। आप तो बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बर्कले में मुझे पढ़ने का मौका मिला। एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ, पसंद। तो हम लोग कभी कभी जाते थे जब थोड़ा जेब में ज़्यादा पैसे होते थे, क्योंकि चाइनीज़ और कोरियन खाना $1.5 में मिल जाता था और डोसा जो है $60 का मिलता था। एक रेड्डी साहब थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने क्या नीति अपनाई थी कि अपने गांव से लोगों को लेके जाते थे और उनकी शादी करवाते थे गांव में, और फिर जो है पार्टनर को ले जाते थे, वहां जाके डाइवोर्स करा देते थे, और उन दोनों की फिर से 2 शादियां होती थी गांव में। इस तरह से पूरा गांव पहुंच गया था और पसंद की 4 जो है शाखाएं खुल गई थी वहां। तो अच्छा, वो वहाँ भी जो है किसी तरह से वहाँ अधिकारियों को जो है घूस खिला के वो सब अपना काम चला रहे थे, लेकिन एक दिन उनका फ्रॉड पकड़ा गया और इन सारे लोगों को उन्होंने एक बिल्डिंग में रखा हुआ था, और उनको जो है पता लगा कि उनको कुछ तनख्वाह वगैरह भी नहीं देते थे, उनसे काम कराते थे, कुछ पैसे उनके घर भिजवा देते थे। तो इस तरह के फ्रॉड तो होते रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस तरह से पहुंचे हैं अमेरिका। ज़्यादातर तो बहुत मतलब हम लोगों को वहाँ पढ़ने का मौका ही इसलिए मिला क्योंकि जो अमेरिकी छात्र है वो बैचलर्स करने के बाद वो आगे की उच्च शिक्षा के लिए वो जाते नहीं हैं, और ख़ास करके इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वगैरह में जो सीटें खाली रह जाती हैं वो हम भारतीय, चीनी और दुनिया के तमाम देशों के छात्रों के लिए वो उपलब्ध हो जाती हैं, और फिर हम लोग को वहाँ जाके मौका मिलता है पढ़ने का। अमेरिका की मजबूरी ये है कि उसको अपना अगर रिसर्च प्रोग्राम चलाना है तो उसको उच्च शिक्षा के लिए दुनिया भर से छात्रों की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें से बहुत सारे छात्र जो पढ़ लिख के
वहाँ पे रह जाते हैं, उनके लिए यही रास्ता था कि आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और किसी कंपनी में अप्लाई कीजिए, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, H1B वीज़ा मिलेगा और कुछ सालों के बाद आपका ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और फिर आप वहाँ बस जाएंगे। तो ज़्यादातर भारतीयों ने ये रास्ता चुना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके H1B वीज़ा लेके और फिर वो ग्रीन कार्ड लेके वहाँ पे बस गए। तो अब ये जो 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 नई व्यवस्था लागू होने वाली है, $1 लाख वाली, अब जाहिर है कि अब सब लोग तो ये वीज़ा नहीं ले पाएंगे और कंपनियां भी लोगों को स्पॉन्सर नहीं करेंगी इतनी आसानी से। तो वहाँ पे अब मुश्किल होने वाला है। बहुत सारे जो भारतीय छात्र हैं, और आपने जैसा बताया, मतलब हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिलिकॉन वैली जो है बिना भारतीयों के चलेगी। मेरे ख्याल से 1/3 वहाँ पे काम करने वाले जो सिलिकॉन वैली की अलग अलग कंपनियों में है वो तो भारतीय हैं, तो उसके बिना वो कैसे चलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से होगा ये कि वही लोग जो शायद अमेरिका में रह के काम करते, अब वो बेंगलोर में, हैदराबाद में, नोएडा में वो कंपनियों के लिए काम करेंगे। और वो कंपनियां जो है अपने दफ्तर उन्होंने वैसे भी खोलने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत में किसी से आप कम पैसे पे काम करा सकते हैं बजाय इसके कि आप उसको अमेरिका ले जाके उससे काम कराएं। तो अब ज़्यादातर लोग जो है यहाँ नौकरियां करेंगे और वो कंपनियां अपनी अपनी शाखाएं यहाँ खोलेंगी और वो कोई रास्ता निकालेंगी, क्योंकि इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता कि बिना भारतीय और चीनी, इसमें मैं चीनी छात्रों को भी जोड़ लूं क्योंकि चीन से बहुत बड़ी संख्या में छात्र जाते हैं और वो भारतीय छात्रों से ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि उनको जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनी होती है वो तो होती है, उसके साथ साथ उनको अंग्रेजी भी सीखनी पड़ती है। तो वो डिक्शनरी लेके क्लास में बैठते थे वो, जब वो पढ़ते थे हम लोगों के साथ। तो ये मुझे लगता है इसमें कुछ इसके चरित्र में परिवर्तन आएगा। लेकिन कुल मिला के अमेरिका जो भारत को अपमानित कर रहा है लगातार, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सिवाय एक विजिट के जिसमें जो बिडेन ने उनको स्टेट गेस्ट बनाया था, ये इनको स्टेट गेस्ट का दर्जा नहीं मिलता है। ये तो भारत के लिए अपने आप में बहुत बड़े अपमान की बात है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका प्रधानमंत्री वहां जाता है तो उसको स्टेट गेस्ट नहीं बनाया जाता है। और ये तो इन्होंने तो और भी हम लोग की किरकिरी की है। बताइए, जाके वहां ट्रम्प का प्रचार कर रहे थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार, अब वही ट्रम्प जो है इनके पीछे पड़ गया है। तो किसी बात से तो वो जरूर नाराज है और ये इनकी कोई व्यक्तिगत बात ही है। जैसे ये खुल के आ रहा है कि अंबानी सस्ता तेल जो रूस से खरीद रहा है और उसको बेच रहा है परिष्कृत करके महंगे दाम में और पैसा कमा रहा है, ये बात पसंद नहीं आई है अमेरिका को। और अमेरिका ने इसलिए, मतलब दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है, यानी हमको उसने चुना है खास करके दंडित करने के लिए। और अगर मुझे लगता है कि अगर इनकी जगह कोई स्वाभिमानी प्रधानमंत्री होता तो जिस तरह से वहां से जो भारतीय अवैध तरीके से चले गए थे, जिसमें ज्यादातर गुजराती और पंजाब के थे, उनको जिस तरह से मालवाहक जहाज में हथकड़ी लगा के भेजा गया है, जो उनको अपमानित किया गया है, तो इनको तो उसी समय अमेरिका नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने तो हमेशा अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने दोस्तों के आर्थिक हितों के लिए समझौता किया है, इस देश के हित की चिंता नहीं की है और लगातार अमेरिका अपमानित कर रहा है ये अलग अलग जो उसके निर्णय है उसके हिसाब से। और वो बार बार दावा करता है कि हमने युद्ध रुकवाया, ये सफाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस पे कुछ बोलता नहीं है। अब तो हमें ये भी शक होने लगा है कि ये युद्ध इन्होंने पूछ के ही शुरू किया था, इसलिए वो इतने धड़ल्ले से बोलता है कि हमने रुकवाया। तो ये जो भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक बात है। और अब अमेरिका ने झटका दिया है तो 7 साल बाद चीन गए हैं। ये वही चीन है जो आपकी 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो बात सोनम वांगचुक ने कही है। और इस समय भी सोनम वांगचुक वहां अनशन पे बैठे हुए हैं।
और उनके विश्वविद्यालय की जमीन की लीज कैंसिल हो गई है, उनके यहाँ सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे हैं। तो जो आदमी सच बोल रहा है उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन चीन को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है इनकी। उसने हमारे 20 सैनिक मारे, लेकिन चीन को दुश्मन नहीं मानते हैं, पाकिस्तान को बताते हैं दुश्मन है। तो चीन के सामने जिस तरह से अब ये नतमस्तक हो रहे हैं, तो ये भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों इनको क्या लालच है कि ये दुनिया के बड़े देशों के साथ जो है दिखाई देना चाहते हैं। भाई एक समय तो भारत की नीति गुटनिरपेक्षता की थी, आप उस नीति पे क्यों नहीं चल सकते हैं? उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री का जो 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 सम्मान था पूरी दुनिया में होता था, उसके साथ तो इन्होंने बहुत समझौता कर लिया है। तो इनकी नीतियां पूरी तरह से विफल हैं और देश के हितों के साथ समझौता है। और इस समय जरूरत है किसी एक मजबूत प्रधानमंत्री की, जो कम से कम जो चीन और अमेरिका, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, अमेरिका से ज्यादा तो हम चीन पे निर्भर हो गए। आयात निर्यात का अंतर दोगुना हो गया जब से मोदी जी आए हैं चीन के साथ। तो आप जिस तरह से निर्भर होते जा रहे हैं चीन के ऊपर, और जिस तरह से आप इन बड़े बड़े देशों के साथ समझौते कर रहे हैं, ये जो है इस समय देश के लिए ठीक नहीं।